आज हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आपने क्लॉसियस का स्टेटमेंट पढ़ा। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा इम्पॉसिबल है कि हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अपने आप चली जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। सेकेंड लॉ से आपने ये भी जाना था कि जो प्रोसेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, रिवर्स अपने आप नहीं हो सकते। मैंने सेकेंड लॉ के इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया था कि जो प्रोसेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप नहीं हो सकते। तो आज हम बात करेंगे एंट्रोपी की। देखिए एंट्रोपी जनरली जो हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं, एंट्रोपी चेंज हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई या डी हम उसको लिखते हैं, तो ये क्या है, एनर्जी चेंज। ऐसे ही हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो क्लॉसियस ने एक थ्योरम दी है, उसको क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्लॉसियस ने ये कहा है कि किसी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए जो ये डेल क्यू बाई टी का जो समेशन है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इस डेल क्यू बाई टी का जो समेशन है वो कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 0, यानी या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 से कम होगा। तो यहां से क्लॉसियस ने ये कहा कि ये जो डेल क्यू बाई टी है इसी को देखिए पहले तो यही समझ लीजिए, डेल क्यू बाई टी जो है साइक्लिक इंटीग्रल, इसका मतलब है हम पूरी साइकिल के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है फॉर रिवर्सिबल साइकिल, यानी रिवर्सिबल साइकिल के लिए इसका जो इंटीग्रेशन है पूरी साइकिल का किसके इक्वल आएगा, 0 के। और लेस देन 0 आएगा इरिवर्सिबल के लिए, ग्रेटर देन 0 कभी नहीं आएगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्लॉसियस ने ये कहा कि भाई ये जो हम लिख रहे हैं ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया, एंट्रोपी। ओके, ये ds जो है ये एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी को वैसे s से डिनोट किया जाता है, जैसे एंथैल्पी को s से किया जाता है, लेकिन ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ds क्या है, एंट्रोपी चेंज। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी हीट की यूनिट है किलो जूल और इसकी होती है केल्विन। और अगर स्मॉल में है ये एंट्रोपी, अगर स्मॉल में है तो ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी केल्विन पर यूनिट मास के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने लिखा है डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, इसके इक्वल होगा 1 to 2 लिमिट है इसकी, डेल क्यू बाई टी को हमने यहाँ लिखा है रिवर्सिबल के। ओके, तो देखिए एंट्रोपी की कोई अपने आप में वैसे बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एंट्रोपी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर कितनी रैंडमनेस है वो क्या शो करती है, एंट्रोपी। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी किसी सिस्टम। रैंडमनेस का मतलब समझते हैं ना, अनऑर्गेनाइज्ड वे, कि जैसे अभी आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, आप लोग दो स्टूडेंट बैठे हैं बेंच पे, तो आप क्या है, सिस्टमेटिक वे में बैठे हैं। आप कोई एक स्टूडेंट इधर बैठ जाइए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करके, तो वो क्या हो गया, रैंडम वे हो गया। तो कोई भी प्रोसेस जितना ज्यादा रैंडम होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। ओके, तो एंट्रोपी क्या है, बेसिकली ये मेजर करना है कि कोई सिस्टम कितनी रैंडम पोजीशन में है या रैंडमनेस उसके अंदर कितनी है। अब एक प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। जैसे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसी तरह से एक एंट्रोपी का भी प्रिंसिपल है, उसको हम देखते हैं कि उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। देखिए ये हमने कोई एक साइकिल है और इस साइकिल में 1 से लेके 2 प्रोसेस है, 2 से लेके 1 है, और 1 से लेके 2 जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है, 2 से 1 जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, अब अभी मैंने आपको बताया ना साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी किसकी लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, 0। तो देखिए अब हम इस साइकिल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 to 2 डेल क्यू बाई टी प्लस
फिर यहां से आप वापस आ रहे हैं तो 2 to 1 del Q by T, ओके, और लेस देन इक्वल टू 0। यही तो कहा कि लॉसलेस ने कि भाई समेशन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए ये 1 to 2 del Q by T रहेगा, ये वैल्यू किसकी है हमारी, इस डेल्टा एस की। अभी हमने लिखा था रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, ये इक्वल होगा, तो इसको हमने क्या लिख लिया, S1 माइनस S2, और S2 माइनस S1 इसको इधर ले गए del Q by T। तो यहां से ये आ गया कि ds will be always greater than or equal to del Q by T, यानी कि एंट्रोपी जो चेंज है वो किसी भी सिस्टम के लिए या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा या तो इक्वल होगा या del Q by T के या ग्रेटर देन होगा। या आप ये भी कह सकते हैं, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है क्योंकि ये del Q by T रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कितना है 0, और ये del Q by T लेस देन के लिए कितना है 0 से लेस देन। तो यहां से ये क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है, एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या इक्वल टू 0 होगी, या बढ़ेगी या 0 होगी, कभी भी घट नहीं सकती। इसलिए इसको इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। आइडियल केस में, रिवर्सिबल केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे भाई, आप ds इज इक्वल टू क्या करोगे 0, ये किसके केस में है, रिवर्सिबल के केस में, और ds का मतलब क्या है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। तो S2 इज इक्वल टू कितना हो गया S1, यानी कि एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी बढ़ेगी, कभी भी घट नहीं सकती। और यूनिवर्स में यानी हमारी एक्चुअल लाइफ में मोस्टली प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, उसकी एंट्रोपी घट नहीं सकती। इसको इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल कहते हैं। ये हमने यहाँ पे दिया भी है कि जो ds है वो del Q by T के बराबर होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, और del Q by T किसके इक्वल है रिवर्सिबल के लिए 0 के, यानी ds किसके इक्वल होगा 0 के। रिवर्सिबल के केस में जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि ds इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब S2 और S1 बराबर है। या ds ग्रेटर देन इक्वल होगा del Q by T के केस में, तो ये क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर देन 0। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, एंट्रोपी बढ़ क्यों रही है यूनिवर्स में। हम जो भी काम करते हैं उससे एंट्रोपी बढ़ रही है। मैं बात कर रहा हूं उससे एंट्रोपी बढ़ रही है, आप लोग खाना खा रहे हैं उससे एंट्रोपी बढ़ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी का जितना कन्वर्जन हाई ग्रेड से लो ग्रेड में होगा उतना ही ज्यादा एंट्रोपी जनरेशन होगा, ओके। देखिए यहां पर मैंने एक टर्म लिखी है, एंट्रोपी चेंज डेल्टा S जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 to 2 del Q by T प्लस S जनरेशन। S जनरेशन का मतलब है एंट्रोपी जनरेशन, जो एंट्रोपी पैदा हो रही है। देखिए एंट्रोपी ट्रांसफर हमेशा हीट ट्रांसफर के साथ होती है। आप किसी सिस्टम को हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, उसमें से हीट बाहर निकल रही है तो एंट्रोपी घट रही है, ओके। तो del Q by T क्या है, एंट्रोपी ट्रांसफर प्लस S जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन, जो सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जनरेट हो रही है। किसकी वजह से, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। जो मैंने कल बात की थी कि इरिवर्सिबिलिटी की मेन वजह क्या है, फ्रिक्शन का होना है, ठीक है ना, फ्रिक्शन का होना है और हीट का ट्रांसफर होना है, या फ्लूइड की मिक्सिंग आपस में हो रही है उसकी वजह से होना है, ओके। तो ये S जनरेशन जो है, एंट्रोपी जनरेशन, ये कभी भी या तो 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा होगी, कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकती। अब देखिए अगर S जनरेशन 0 हो जाए तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, S2 माइनस S1 del Q by T, जो हमने यहाँ लिखा हुआ, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो मैंने लिखा हुआ, तो S जनरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहेगी। तो जो S जनरेशन यानी एंट्रोपी जनरेशन है वो किसी भी सिस्टम के केस में निगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो
यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, या तो रिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी कांस्टेंट होगी या इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी घट नहीं सकती। ठीक है, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी ये पूरा ब्रह्मांड जो है, मान लीजिए ये सिस्टम हमारा रूम है और इसके बाहर की क्या है, सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये जो प्रिंसिपल है एंट्रोपी इंक्रीज का, ये कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी, यानी ऐसा तो पॉसिबल है कि सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाए लेकिन उसी रेशियो में सराउंडिंग की बढ़ेगी। इन दोनों का टोटल जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा रिवर्सिबल के केस में, जीरो से कम कभी नहीं आएगा। बात समझ में आई? यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की जो एंट्रोपी है, दोनों की जो एंट्रोपी है वो या तो जीरो हो सकती है एंट्रोपी चेंज, या जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से कम नहीं होगा। यही ये प्रिंसिपल कहता है, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, यानी चेंज इन एंट्रोपी जो है या तो वो जीरो के बराबर होगी तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहा है, या जीरो से ज्यादा होगा, कभी भी जीरो से कम नहीं होगी। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला, अभी हमने जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो हमने शुरू में बात की थी कि भाई प्रोसेस कैसे पता चलेगा ये होगा या नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता, सेकंड लॉ ये बताता है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो भी प्रोसेस जिनमें एंट्रोपी बढ़ रही है वो होंगे। ओके, एंड जनरली जो प्रोसेस होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं, जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है कि जो हमारी एनर्जी की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, वो घट रही है। हाई ग्रेड एनर्जी जनरली लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और ये भी बताता है कि जितनी ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी होंगी उतना ही ज्यादा एंट्रोपी जनरेशन होगा या उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी के बारे में था।